Hello, everyone, and welcome to Study with AK. I'm AI of Study with AK. But first, don't forget to subscribe to Study with AK by clicking that subscribe button below. By subscribing, you'll be notified whenever AK upload new videos packed with educational content to help you succeed in your studies. So hit that button now and never miss an update from Study with AK. वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2023 का पेपर 1 ऑफ कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। सर आपने आंसर की इसके साथ तो छोड़ दिए हैं, जिसे सॉल्व कर दिया, लेकिन वॉइस के साथ अगर आप एक्सप्लेन कर दिया छोड़ दिया तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। तो उसी को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ कि आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, जो कि क्लास 10 है, ठीक। और ये एनुअल एग्जामिनेशन 2023 कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 है, जिसके आपको मिलेंगे टाइम 1 और 10 मिनट्स। और ये होगा 40 मार्क्स का, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सप्ताह है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको पता है। तो नंबर 1 पे हमारे पास सलार इज असाइंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ही हैज कम अप विद मल्टीपल सॉल्यूशंस दैट प्रोड्यूसेस करेक्ट रिजल्ट। द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच सलार एक्शन इज परफॉर्म्ड इज आइडेंटिफाइड एज। तो देखा जाए तो आपको इसी में इसका आंसर मिल गया है कि जिसमें कह रहे हैं कि ही हैज़ कम अप विद मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो विद मल्टीपल सॉल्यूशंस का हम जानते हैं दैट प्रोड्यूसेस करेक्ट रिजल्ट। तो इसका हम जानते हैं कि ये होता है फाइंडिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जब हम सॉल्यूशंस फाइंड कर होते हैं किसी प्रॉब्लम का, या फिर किसी भी एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट का, किसी कोड का हम कोई सॉल्यूशन फाइंड कर रहा था, तो उसके हम सेवरल मेथड्स आ रहे हैं कि किस मेथड से ये हो जाएगा। यानी कि हमने फॉर सपोज करना है, हमें 4 लाना है। अब हम कर लेंगे कि 1+3 से भी हो जाएगा, 2+2 से भी हो जाएगा, 3+1 से भी हो जाएगा, 2 × 2 से भी हो जाएगा। अब ये है सेवरल मेथड, यानी कि फाइंडिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हम कैंडिडेट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं उसके बहुत सारे। तो इसका हो जाएगा ये वाला आंसर, सिंपली। सही है ना? तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है द 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्टर एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। appropriate factors for analyzing the efficiency of an algorithm हम जानते हैं कि जैसे बुक में भी मेंशन है आपकी कि एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी और स्टोरेज स्पेस, ये 3 सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं एक एल्गोरिथम को लिखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। तो इसी को हम टिक करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि जितनी कम से कम टाइम में जितना एल्गोरिथम कर सकता है ना सॉल्व किसी प्रॉब्लम को, तो वो। मेमोरी यानी कि कितना अंदर वो स्टोर कर सकता है अपने अंदर। और स्टोरेज स्पेस यानी कि वो कितनी स्टोरेज स्पेस लेगा एक कंप्यूटर की, वो सपोज 2 बाइट, 5 बाइट्स, 10 बाइट्स, इस हिसाब से। सही है ना? अब ये भी फ्लो चार्ट के उसमें से चैप्टर में से कि कंसीडर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट, लेट द लेंथ बी एल। लेंथ बी एल यानी कि हम किसी चीज़ के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो फ्लो चार्ट सिंबल डेट मस्ट बी हैविंग द सीरीज। तो हम नए जैसे कहा कि हम लेंथ एल को एल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं 10, तो इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है रेक्टेंगल बॉक्स। इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है रेक्टेंगल बॉक्स। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि ये वाला है रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स। सही है ना? तो इसके लिए हमारे पास ये यूज़ होता है रेक्टेंगल बॉक्स। और इसका मैं 2 मिनट में गलती लिख लिया, ये है प्रोसेस के लिए। सही है। अब जैसे कि हम बे दूसरों के बारे में बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये पैरेललोग्राम बॉक्स हमारे पास होता है इनपुट। मैं आई और ओ करके लिख रहा हूँ तो आप समझ आएगा कि मैं इनपुट और आउटपुट के हिसाब से लिख रहा हूँ। इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास ये पैरेललोग्राम बॉक्स यूज होता है। और ये जो डायमंड बॉक्स है हमारे पास, ये होता है डिसीजन के लिए। हम किस चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि इफ 5 इज ग्रेटर दैन एक्स इज ग्रेटर दैन 5 या ऐसे, तो डिसीजन लेने के फ्लो चार्ट में हम ये वाला डायमंड बॉक्स यूज़ करते हैं। और ये वाला तो सबको पता ही होगा कि स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए फ्लो चार्ट को तो हम ये वाला बॉक्स यूज़ करते हैं। सही। तो ये भी फ्लो चार्ट में से ही कि नंबर 4, कंसीडर द गिवन फ्लो चार्ट सिंबल। द गिवन फ्लो चार्ट सिंबल यूज इन टू प्रेजेंट। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि पैरेललोग्राम यूज़ होता है इनपुट और आउटपुट के लिए।
तो ये आ रहा हमारे पास सी ऑप्शन है, इसका इनपुट एंड आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट। तो ये हम सी कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इधर भी लिख देता हूँ कि इनपुट और आउटपुट क्या है, ये होता है पुट एंड आउट। सही है ना, तो मैंने इधर लिख भी दिया है तो आपका आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है कंसीडर द गिवन एल्गोरिथम, यानी कि द आउटपुट ऑफ दिस एल्गोरिथम इज, यानी कि हमें अब इस एल्गोरिथम का आउटपुट निकालना है। तो जैसे कि हम दे जाएंगे ए की वैल्यू हमें 10 गिवन है और बी की 5, एक्स की 1 और वाई की 0। तो मैं इधर एक लिख लेता हूँ कि एक्स की पहले वैल्यू देख लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स इज इक्वल, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं फिर ए की वैल्यू से। ए की है 10 और बी की है माइनस, और बी की है 5, तो जाएगा -5। सही है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, 10 इन 1 इंटू 10, 10 10 -5 5। तो इसकी एक्स की पहली वैल्यू हो जाएगी 5। और वैसे ही अगर हम y की वैल्यू देखें, y इज इक्वल टू वाई प्लस टू, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस टू, वाई की इनिशियल वैल्यू है 0। तो y इज इक्वल टू वाई प्लस, वाई की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस अगर हम 2 कर दें तो ये हो जाएगी 2 की इक्वल। सही है ना, तो अब हमें कंडीशन चेक करनी है कि अगर अगर y की वैल्यू जो, इफ y इज लेस देन और इक्वल टू बी देन गो टू स्टेप 4, अदरवाइज गो टू स्टेप 7। यानी कि अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 7 बी के इक्वल है तो हमें स्टेप 4 पे जाना है, वरना हमें स्टेप 7 पे चले जाना है। अब देखते हैं कि y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी है, y की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू हमारे पास है 5। तो ये लेस देन और इक्वल टू तो है ही नहीं, बल्कि है लेस देन इक्वल टू है, सॉरी लेस देन इक्वल टू है। तो हमें स्टेप 4 पे जाना है कि x इज इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस बी। सही है ना, तो वापसी हम स्टेप 4 पे जाएंगे तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू पहले क्या हो गई थी 5, तो हम x की इनिशियल वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जो पहले वाली वैल्यू हो गई थी ना, अब उसमें हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो वो 10 हो जाएगी और -5 हो जाएगा इसका। सही है ना, तो अगर हम इसको करें आगे सॉल्व तो जाएगा 5 इंटू 10 50, तो 50 -5 ही हो जाएगा 45। सही है ना, 45 हो गया। अब y की है, y इज इक्वल टू वाई प्लस टू, वाई की इनिशियल पहले वैल्यू हो गई थी 2। सही है ना, तो अगर अब हम करें तो इसके अंदर वैल्यू पुट होगी y की जो प्रीवियस वैल्यू थी, y की इनिशियल वैल्यू नहीं, y की प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि इसकी यहाँ पर वैल्यूज चेंज होती जा रही है जैसे कि आप देखें। सही है ना, तो y की प्रीवियस वैल्यू हो गई थी 2 और ये प्लस, और हमें वहाँ से 2 प्लस करना है तो ये इक्वल हो जाएगा 4 के। अगर अब हम देखें y इज लेस देन और इक्वल टू b, y इज लेस देन इक्वल टू b है नहीं है, क्यों है, क्योंकि वो y की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू 5, ये लेस देन भी है और इक्वल टू तो है ही नहीं, लेकिन लेस देन है, तो हमें वापसी स्टेप 4 पे जाना है। तो स्टेप 4 पे अगर हम जाएं वापसी, तो हमारी वापसी x की वैल्यू बन जाएगी x इज इक्वल टू, x की वैल्यू पहले बन जाती 45। सही है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे वापसी 10 की a की वैल्यू से और माइनस करवा देंगे b की वैल्यू से। तो इसका आ जाएगा 45 इंटू 10 450, 450 आ जाएगा। तो 450 आ जाएगा, तो हम जब 450 में से -5 करेंगे तो मैं आपको, मेरे को तो पता है इसका आंसर क्या है, मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। हमने कैलकुलेटर खोल लिया है, मैंने कैलकुलेटर अपने सामने खोल लिया, तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ये कैलकुलेटर, सॉरी। तो 450 को अगर हम -5 कर दें तो 440 आ जाएगा, तो 445 इसका आंसर हो जाएगा। सही है ना, अब वो आंसर दिया हो, सॉरी, अब 445 आ गया। अब y की वैल्यू अगर हम देखें, y की वैल्यू अगर मैं निकालें, हम नेक्स्ट स्टेप 5 स्टेप पाएंगे हम, तो y की वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू, y की पहली वैल्यू हो गई थी 4, 4 पुट की y की जगह और प्लस टू, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये y की वैल्यू 6 है, यानी कि अब ये इसके इक्वल नहीं है, ना लेस देन और ना इक्वल टू है, तो हम चल जाएंगे डायरेक्ट स्टेप 7 पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी ये 6 हो गई है और बी की वैल्यू है 5। सही है ना, तो इसमें लिखा है
कि इफ y is less than or equal to then b less than or equal to b then go to step 4 otherwise go to step 7। यानी कि अगर इक्वल लेस देन और इक्वल टू है b के तो हमें स्टेप 4 पे जाना है, वरना हमें स्टेप 7 पे जाना है। जैसे अब देख सकते हैं अभी 6 हो गए और b की वैल्यू 5, y की 6 है b की 5 है, तो हमें डायरेक्ट स्टेप 7 पे जाना है। स्टेप 7 कहता है कि हमें आउटपुट x लेना है। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली हुई है x की वैल्यू, तो ये है 445। में कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हो गई 445, तो इधर हमारा आंसर भी हो जाएगा 445, जो कि है आंसर डी। सही है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द गिवन एल्गोरिथम। तो इसका भी हमने आउटपुट निकालना था, आउटपुट एल्गोरिथम है तो जैसे ये भी बहुत आसान है, जैसे कि पिछली बार की तरह था, तो इसको भी करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू में 5 है, y की 4 गिवन है और z है हमारे पास z इज इक्वल टू x मॉड्यूलस y। अब जिनको मॉड्यूलस के बारे में नहीं पता, तो मॉड्यूलस होता है कि रिमाइंडर, यानी कि किसी नंबर्स को डिवाइड करना, उसका जो रिमाइंडर आता है ना वो होता है मॉड्यूलस, उसको कहते हैं। सही है ना। अब स्टेप 4 है a इज इक्वल टू z प्लस वाई। सही है ना। और स्टेप 6 है y इज इक्वल टू y माइनस 3। और स्टेप 7 है इफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन गो टू स्टेप 4। अदरवाइज हमें उसका आगे निकालनी है, लेकिन हमें अदरवाइज स्टेप 8 पे ही आ जाना है डायरेक्ट, क्योंकि अगर वो फुल हो जाएगी तो हमें स्टेप 8 पे ही आना पड़ेगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमें कितने वो बनाने हैं। तो z का बनाना है, a का बनाना है और y का बनाना है। तो हम डायरेक्ट पहले z से शुरू करते हैं कि z की हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू x मॉड्यूलस y। कुछ इनको परसेंटेज भी बोलते हैं, लेकिन ये परसेंटेज नहीं है, मॉड्यूलस की साइन है। तो z इज इक्वल टू x की वैल्यू है हमारे पास 5 मॉड्यूलस y की वैल्यू है हमारे पास 4। सही ना। तो इसकी अगर 5 को डिवाइड करा देंगे 4 से, 5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो इसका रिमाइंडर आता है 1। सही है ना। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो z की वैल्यू क्या हो गई 1। सही है ना। अभी z की वैल्यू 1 हुई हुई है। अब हम निकालते हैं a की वैल्यू। अब a की वैल्यू है कि a इज इक्वल टू z प्लस वाई। z की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 1 प्लस वाई। y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 को कर देंगे डायरेक्ट। सही है ना। तो ये हो जाएगी 5 के इक्वल। सिंपल, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने मॉड्यूल्स का देखना है कि मॉड्यूलस क्या कहते हैं। मॉड्यूल्स का मीनिंग है कि किसी चीज का डिवाइड करके उसका रिमाइंडर जो आता है। सही है ना। तो अब हमारे पास है y इज इक्वल टू y माइनस 3। अब y की वैल्यू क्या है 4। 4 को अगर हम माइनस 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। सही है ना। 4 माइनस 3 1 होता है, इतना आपको तो पता ही होगा। सही है ना। तो बस अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब y की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, ये देखें y की वैल्यू हमारे पास हो गई है 1। सही है ना। अब हमें क्या चेक करना है, कंडीशन इफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन गो टू स्टेप 4। सही है ना। लेकिन सॉरी, वेदर ये 2 मिनट में। सही है ना। तो अगर हम y की ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 1 है, तो हमें वापसी स्टेप 4 पे जाना है। स्टेप 4 पे जाएंगे अगर हाँ वापसी, तो हमें पता चलेगा कि हमें वापसी z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि z लिखेंगे उसके बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे। अब z 5 x की वैल्यू क्या हो गई थी, x की वैल्यू कहीं पर चेंज हुई है, देखो x की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हुई, तो सेम ही रहेगी 5 मॉड्यूलस मॉड्यूलस करेंगे और हमें करना है y की वैल्यू चेंज हो गई थी, इक्वल टू 1 हो गई थी, तो हम कर देंगे 1। सही है। तो इसका आंसर है, जैसे डिवाइड करते हैं आंसर करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आता है, यानी कि रिमाइंडर 1 ही आएगा। अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। जैसे कि आप हर चीज़ को भी कर देंगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। आप a की वैल्यू, a की क्या, z प्लस वाई, z को के अंदर y की वैल्यू प्लस करेंगे तो a इज इक्वल टू z की वैल्यू हो गई थी 0, और इसके अंदर प्लस कर देंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो गई थी 1। तो z प्लस इक्वल टू ये हो जाएगी 1 के इक्वल। सही है ना। तो अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू वाई माइनस 3। अब y की वैल्यू हमारे पास हो गई थी 1, तो हम कर देंगे y इज इक्वल टू y की वैल्यू की थी 1 माइनस 3, तो इसके लिए इक्वल हो जाएगी -2 की इक्वल हो जाएगी। सही है ना। ये हो गई। अब हमें अब y की नई वैल्यू क्या है हमारे पास -2, जिसका आप देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू है -2 के इक्वल। हमें कंडीशन चेक करनी है इफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन भी नहीं है ना इक्वल टू 1 है, तो हमें स्टेप 4 पे नहीं जाना है, हमें जाना है स्टेप 8 पे। स्टेप 8 कहता है कि आउटपुट करो a को
अगर हम आउटपुट ए के करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी कि ए। सही है ना। तो कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट x इज इक्वल टू -9 यानी कि x इज इक्वल टू -9। -9 किसकी वैल्यू होती है ज़्यादातर, इंटीजर टाइप इंटीजर ही वो होती है जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आ सकती है, ना कि फ्लोट में, ना लॉन्ग फ्लोट में, ना अनसाइन फ्लोट में। तो सिंपली इसका आंसर कर दो आप इंटीजर। आंखें बंद करके अगर माइनस की कहीं पर भी है और वो पूछेंगे कौन सा अप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन है वेरिएबल की, तो इंटीजर आंखें बंद करके कर दो, क्योंकि इंटीजर ही वो वाहिद है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि इंटीजर वो है जिसके अंदर माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, 0 से लेके 9 तक, और उसके आगे तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी आ जाएंगी, रियल नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स से सारे नंबर जो तो भी होते हैं, इवन ऑड। सही है ना। नंबर 8 पे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम, द वैलिड वेरिएबल नेम इज और आर। सही है। तो हमने बुक में जैसे कि वेरिएबल नेम्स के लिए रूल्स पढ़े थे कुछ, उसके अंदर कहता था कि कभी भी किसी वेरिएबल के नेम के आगे कोई वो नहीं आ सकता, यानी कि कोई नंबर किसी भी वेरिएबल नेम के आगे नहीं आ सकता। तो इस आप टू वाले को तो सबसे पहले हटा दो। सही है ना। कि नंबर 1 कहता था कि कोई भी वेरिएबल के नेम के आगे कोई वो नहीं आ सकता नंबर। सही है। अब दूसरे रूल क्या कहते हैं, कि दूसरे रूल कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल नेम का को जो होगा उसके आगे एक अंडरस्कोर आ सकता है। तो अंडरस्कोर जैसे कि हमें देख रहा है कि नंबर 1 में एक अंडरस्कोर, उसके बाद वेरिएबल का नेम है, तो ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो सकता है। 3 दूसरा तीसरा रूल देखें तो वो कहता है कि एक वेरिएबल नेम के बीच में एक अंडरस्कोर आ सकता है और उसके बाद एक नंबर आ सकता है, यानी कि किसी वेरिएबल नेम के साथ साथ ही कोई नंबर नहीं आ सकता, बल्कि अंडरस्कोर लगा के अगर कोई नंबर लिखे है तो वो वैलिड है। तो 1 और 3 हमारे पास वैलिड स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। सी इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। सही है ना। तो नेक्स्ट की तरफ चले हैं, 9 की तरफ। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द डेटा टाइप दैट ऑक्यूपाइज द लीस्ट मेमोरी स्पेस इन बाइट्स इज, जैसे कि आपने बुक में एक टेबल बना हुआ था उसके अंदर पढ़ा होगा कि इंटीजर टाइप वेरिएबल हमारे लेता है 2 बाइट्स। सही है। सही है। और इंटीजर टाइप वेरिएबल हमें कितने लेता है, 2 बाइट्स। अब दूसरा है करेक्टर टाइप वेरिएबल लेता है हमारे 1 बाइट। करेक्टर टाइप कितने लेता है, 1 बाइट ही लेता है खाली, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर, जैसे सी करेक्टर हो गया, ए बी सी, ये होता है एक करेक्टर्स। सही है ना। तो ये लेते हैं एक ही बाइट की, इस पे ज्यादा नहीं लेते। फ्लोट, फ्लोट लेता है हमारे पास, फ्लोट लेता है हमारे पास 4 बाइट की स्पेस, क्योंकि फ्लोट के अंदर पॉइंट की वैल्यू होती है। फ्लोट के अंदर कौन सी वैल्यू होती है, पॉइंट की वैल्यू यूज होती है। अब बहुत से बच्चे इधर कंफ्यूज होंगे कि ऐसे डबल क्या लिखा हुआ है, ये डबल ट्रिपल कुछ लिखे हुए आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर ये डबल लिखा हुआ आता है तो इसके अंदर कंफ्यूज होता है। तो DOUBLE। सही ना, डबल। अब डबल से इधर क्या मकसद है कि डबल फ्लॉट। सही ना। फ्लॉट ही डबल कहते हैं, जैसे कि बुक में था डबल फ्लॉट, तो वो उसी को कहते हैं, लेकिन ये फ्लॉट ही नहीं लिखते, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डबल ही लिख देते हैं खाली। तो डबल की कितनी स्पेस लेती है, 8 बाइट्स की स्पेस लेती है। तो अगर हम इधर हम देखें तो इधर नजर आ रहा है कि करेक्टर टाइप ही वेरिएबल है जो 1 बाइट की स्पेस ले रहा है, बाकी सब ज्यादा, कोई इंटीजर 2 बाइट्स की ले रहा है, फ्लोट 4 बाइट की ले रहा है, और डबल 8 बाइट की ले रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्टर टाइप वेरिएबल 9 का बी। विच, अब 10 की तरफ देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें तो नंबर 10 का 8 एक्सप्लेन द रीडर व्हाट द प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू अचीव, यानी कि वो देख रहा है कि वो बताता है कि रीडर को कि एक रीडर जो होता है कि प्रोग्राम क्या इन्वेंट करने के लिए, क्या आउटपुट निकालने के लिए, अचीव करने के लिए, क्या करने के लिए वो बताता है। एक कमेंट बता देते हैं, यानी कि प्रिंट एफ के सामने लिखा हुआ है कि इट प्रेजेंट्स या आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सही ना। या फिर इट प्रेजेंट्स हेलो वर्ल्ड डैश डैश डैश। और दूसरा देखेंगे इट क्लैरिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये सच है कि एक जो कमेंट होता है वो क्लैरिफाई कर देता है एक स्ट्रक्चर को, यानी कि अगर हम फोर के सामने लिख दें, उसके फोर लूप के सामने लिख दें कि इसका क्या यूज है, इसके सामने अगर हम लिख देंगे इसका क्या यूज है। सही है ना। नंबर सी देखें इट इज इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर, यानी कि ये जो कमेंट्स होते हैं ये कंप्यूटर इग्नोर कर देते हैं, यानी कि इनको फंक्शन में, कोड में, उसमें उसमें नहीं लाता। सही है ना। आउटपुट में या फिर कैलकुलेशन करते वक्त इनको बीच में नहीं लाता, इनको इग्नोर करके चल सकता है। सही है ना।
और नंबर 10 है इट मेक्स द कोड कॉम्प्लेक्स। यस, ये गलत बात है कि वो कोड को कॉम्प्लेक्स नहीं करता, बल्कि कोड और इजी हो जाता है हमारे लिए। सही है ना? जो प्रोग्रामर होता है अगर वो मेंशन करता है और जो दूसरा होगा रीडर कोड का, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि इसका क्या यूज है। तो इंटेंशनली इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी। और अगर मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमेंट्स कैसे होते हैं। एक कॉमेंट होता है डबल बैक स्लैश, अगर हम लगाएं तो उससे भी एक कॉमेंट आ सकता है। ये होता है सिंगल लाइन कॉमेंट। और अगर हम लगाना है एक पैराग्राफ कॉमेंट तो उसके लिए हम करते हैं उनके स्टार और स्लैश। सही है ना? और इसको हम खत्म कर सकते हैं, इसको हम खत्म करेंगे स्टार और स्लैश से ही। सही है ना? तो ये से कमेंट्स होते हैं। और नंबर 11 पे जाए तो इन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज द फंडामेंटल एलिमेंट्स आर। एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में कौन से फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं? अगर हम देखें तो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में सिलेक्शन होती है, सीक्वेंस होती है और फंक्शंस होते हैं। नहीं, फंक्शंस नहीं होता बल्कि रिपीटिशन होती है। रिपीटिशन होती है। सही है ना? सिलेक्शन, सीक्वेंस और रिपीटिशन, ये तीन है जो एक फंडामेंटल एलिमेंट है किसी भी स्ट्रक्चर लैंग्वेज के। फंक्शन इतने यूज नहीं होते, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 4 जो के है सी। सही है ना? और अगर हम देखें 12 की तरफ, द रेंज ऑफ डबल फ्लॉट इज -308 to 308 विद प्रिसीशन ऑफ। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि मैंने जैसे ऊपर बताया था, ये डबल फ्लोट, डबल जो लिखा है फ्लोट के साथ ही हो जाता है। दो इधर भी इन्होंने लिख दिया है कि डबल और फ्लोट। ये देखें, सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ। ये देखें, इधर जैसे कि इन्होंने लिख दिया है डबल फ्लॉट, पहले वो सिर्फ ऊपर डबल ही लिखा हुआ था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब इधर लिखा हुआ है, इसकी रेंज लिखी हुई है -308 to 308 तक ये कर सकता है विद प्रिसीशन ऑफ। कितने डिजिट्स की प्रिसीशन कर सकता है ये कर सकता है 15 डिजिट्स की प्रिसीशन। सही है ना? जैसे कि बुक में भी मेंशन है ये सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग? एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग की कौन कौन से फीचर हैं? इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा। जी हाँ, ये लॉस ऑफ डेटा के अंदर रिजल्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया सही। अब इट इज यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल डेटा। नहीं, इट कम्प्लीटली कन्वर्ट डिफरेंट डेटा टाइप। जी हाँ, ये कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट डेटा टाइप का। एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग जो है वो लॉस ऑफ डेटा के अंदर रिजल्ट करता है और कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। 14 का देखें, द पर्पस ऑफ यूजिंग एंड इन स्कैनफ इज दैट। देखें, जो अगर हम कोई भी जैसे कोड लिखते हैं उसके अंदर स्कैनफ यूज करते हैं, तो स्कैनफ यूज करते हैं तो उसके अंदर हम देते हैं पहले तो ये ब्रेसिस ब्रैकेट्स, उसके बाद हम कोटेशन देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं परसेंट डी। ओ सॉरी, परसेंट डी नहीं लिखते, हम कुछ भी लिख देते हैं। जैसे आप कुछ भी लिख दो, लेकिन उसके बाद अगर आप करोगे तो इधर आप लिखोगे जैसे आप कुछ भी लिख दो इधर। मैं इसको खाली छोड़ू, मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। तो हम इधर कोमा देके हम लिखते हैं एंड की साइन लगाते हैं इधर हम। जैसे कि आपको याद होगा, उसके बाद कोई भी हम करेक्टर दे देते हैं ए। सही है ना? यानी कि ये एक की वैल्यू आई के अंदर जो वैल्यू आएगी वो स्टोर करवा रहा है उस वेरिएबल एड्रेस के अंदर। तो इसका आंसर, इसका अगर देखें तो इसका अंदर है कि डी इट स्टोर्स इनपुट वैल्यू एट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। यानी कि ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो उसके मेमोरी एड्रेस के अंदर स्टोर करवा देगा। एंड का ये काम होता है। नम सही है ना? और अगर हम नंबर 15 पे चले, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट int इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 + 3 into 6 divided by 2। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रीसेंडेंस से देखें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें। चलो फॉर सपोज मैं डिवाइड भी कर लूं तो 6 डिवाइडेड 2 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 3 into 3 9, 9 + 2 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 11। वैसे इन्होंने आंसर तो नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको सॉल्व कर बता रहा हूँ ऐसे ही। टू डिस्प्ले अगर चांस आ सकता है तो ऑर्डर ऑफ प्रीसेंडेंस आपको याद होना चाहिए। सही है ना? तो अगर हम क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पढ़े तो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, द फॉर्मेट इज दैट शुड बी यूज्ड इन प्रिंटफ इज। सही है? अब इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है तो इसके लिए हम प्रिंटफ के अंदर कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे? तो परसेंट डी यूज होता है इंटीजर टाइप वेरिएबल के, परसेंट सी यूज होता है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के लिए। ये जो एंड डी और एंड सी लिखे हुए हैं इनको तो आप हटा दो, क्योंकि ये होते हैं वेरिएबल एड्रेस के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है आपको। तो इनको आप हटा दो। दिखे ना आपको?
और तो लिखा है फॉर्मेट स्क्वायर, तो जहां पर भी एंड दिखा उसको तो हटा दो, क्योंकि फॉर्मेट स्क्वायर में ये एक चीज परसेंट है कि परसेंट की साइन या फिर मॉड्यूलस की साइन, जिसको मैंने ऊपर बोला था ये यहाँ पर परसेंट की साइन है, वो लाजमी यूज होगी फॉर्मेट स्क्वायर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसेंट जो यूज है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए, तो इधर भी हमें मेंशन है कि इंटीजर टाइप वेरिएबल y इज इक्वल टू 2 + 3 और 2 + 3 × 6, यानी कि इंटीजर टाइप वेरिएबल मेंशन है, तो इसको हम बगैर देखे कर देंगे %d। बगैर से क्या नहीं करना, मैं इसको ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आपने कर देना है। अब हम 16 पे जाएं, which one of the following is used to read a single character from keyboard which is displayed immediately on screen without waiting for the enter key। यानी कि अगर हम कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्टली डिस्प्ले करते हैं और बगैर एंटर की प्रेस करे, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है गेट ची वही वाहिद है जो कि अगर हम कोई कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है विदाउट एंटर प्रेसिंग एंटर की। सही है ना। एग्जाम 17 को देखें, द एग्जांपल्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स आर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर होता है जो कि वन ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, और बाइनरी इसकी तरह बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं। जैसे कि ये पहला साइन, ये जो पहली है ये जो पहली है ना, ये है नॉट की साइन, ये दूसरी है इंक्रीमेंट, ये तीसरी है मॉड्यूलस, और ये है फोर्थ एंड की साइन। अगर हम इसमें देखें जो एक अगर हम इसमें देखें तो ये जो नॉट की साइन है ये है एक यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट की साइन एक यूनरी ऑपरेटर है, और ये जो इंक्रीमेंट की साइन है ये एक यूनरी ऑपरेटर है, और मॉड्यूलस की साइन, इससे आपको पता है कि मॉड्यूलस की साइन कभी भी यूनरी ऑपरेटर नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए साथ हमें दो वैल्यूज चाहिए कि a मॉड्यूलस 2 = 0, और एंड की साइन भी यूनरी ऑपरेटर नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम करते हैं कि if a = 2 एंड b = 3। सही है ना। और नॉट की साइन को देखें तो a इज नॉट इक्वल टू 2 हो सकता है, और a प्लस प्लस भी हो सकता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा 1 और 2। तो 1 और 2 अगर हम देखें तो ये है a के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा a। मैं आपको इधर लिख के भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह यूज होते हैं। कि फॉर सपोज हमें लिखना है a नॉट 2, ये ऐसा यूज होता है, यानी कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल या फिर एक ही चीज यूज हुई है। सही है ना, एक ही वेरिएबल टाइप यूज हुआ है। अगर हम दूसरे को देखें इंक्रीमेंट की साइन को, तो ये यूज होता है ऐसे के ए, और ये प्लस प्लस के यूज होता है, या फिर ये ऐसे यूज हो सकता है। इसके भी बहुत से टाइप्स हैं जो कि आपको मैं अभी बता देता हूँ कि ये हो सकता है ए प्लस इज इक्वल टू ए, यानी इसका भी मतलब है ए प्लस प्लस। और इसकी एक और टाइप होती है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस ए। आप बोलेंगे ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए तो सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे तो उसके अंदर जो ए प्लस प्लस है उसके अंदर जो कंप्यूटर होगा वो पहले ये चेक करेगा, पहले ना ए की वैल्यू को चेक करेगा, वो ये नहीं करेगा पहले ए की वैल्यू की देख लें, पहले वे की वैल्यू को अंदर चेक करेगा, फिर उसके अंदर है कि इंक्रीमेंट कर देगा। यानी कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो पहले वो 3 को चेक करेगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट करके 4 कर देगा। और जो प्लस प्लस ए है वो ये करेगा कि पहले वो इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद ए की वैल्यू चेक करेगा, यानी कि पहले वो अगर 3 है तो पहले 4 कर देगा, उसके बाद वैल्यू ए की वैल्यू चेक करेगा। सही है ना। और मॉड्यूलस का मैंने आपको ऊपर बता दिया, ए एंड का भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये होता है a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल एंड b इज इक्वल टू 4। सही है ना। ये होता है इसकी दिखा दिया। ये ये है बाइनरी ऑपरेटर्स, और ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये है यूनरी ऑपरेटर। मैं आपको हाईलाइटर का कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कि जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ वो है यूनरी ऑपरेटर्स, जो कि वन ऑपरेंड पर ऑपरेट करेंगे, जिसके साथ कोई दो वेरिएबल नहीं होते यूज, वो होते हैं ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर, और जिसके साथ दो वेरिएबल यूज हैं वो होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। और अगर हम 18 पे देखें तो कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट इंटीजर p q
अब इंटीजर टाइप वेरिएबल हमें मिले हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं q इज इक्वल टू 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। द कंडीशन विल बी ट्रू ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज, यानी कि q है वो लेस देन p होगा जब हमारी p की वैल्यू जो होगी इक्वल। अगर हम देखें तो पहले q की हम सॉल्व कर लेते हैं ऑर्डर प्रीडिसेंडेंस के हिसाब से। अगर 2 को करें तो 2 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 आ जाएगा, 3 + 2, तो 2 मिनट, तो 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएगा 5, 7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 3.5 थिंग। 7 डिवाइडेड बाई 2 में आपको देख लेता हूँ, मेरे कंफर्म नहीं है, मेरे अच्छी नहीं है। तो अगर हम 7 को डिवाइड करवा दें 2 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 3.5, जैसे मैंने आपको कहा था कि 3.5। और इधर कह रहा है कि ए क्यू इज लेस देन पी, ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ पी इज। अब क्यू की वैल्यू जब पी होगी, वैल्यू जो होगी वो 10 के इक्वल होगी, तब हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू हो सकती है। सही है ना। और अगर हम देखें 19 को, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट k इंटू इज इक्वल टू j। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया था k a प्लस इजिकल टू a, वैसे ही है ये k इंटू इजिकल टू j। तो इसके हो सकता है, किसका आंसर हो जाएगा, k इजिकल टू k इंटू j, इसका आंसर हो जाएगा। और हम 20 को देखें, कंसीडर द गिवन प्रोग्राम, इसके अंदर भी प्रोग्राम है तो उसका भी हमें आउटपुट चाहिए। इंटीजर टाइप वेरिएबल है, r 0 के इक्वल है और r के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। सही है ना। और प्रिंटफ हमें क्या दे रहा है, r की वैल्यू ही दे रहा है। सही ना। अभी तक इन्होंने कंफ्यूज किया कि अंदर इंक्रीमेंट, इधर इन्होंने हमें कंफ्यूज किया है कि इधर हमें यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करवा रहे हैं ये लोग। ये देखें, यहाँ पर हमें एक इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, मैं मार्कर ही कर लेता हूँ। क्यों, ये देखें यहाँ पर हमें एक वैल्यू को आर की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, उधर ही हमें आर की वैल्यू इंक्रीमेंट, आर की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करने वाली, यानी कि इसी वैल्यू का हमें प्रिंट आउट दे रहे हैं। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इधर भी इंक्रीमेंट है और इधर भी इंक्रीमेंट है, तो ऐसा तो नहीं इधर भी इंक्रीमेंट होगा इधर भी नहीं, क्योंकि अगर हम ये लोग इंक्रीमेंट आर प्लस प्लस लिखते और इधर सिर्फ आर लिख देते थे, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रिंट कर देता, यानी कि 0 प्रिंट कर देता। और अगर ये आर प्लस प्लस है, यानी कि ये वाली वैल्यू है, ये जो इन्होंने बाद में लिखी ना इंक्रीमेंटेड वैल्यू, ये प्रिंट करवाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 1। तो इसमें बड़ा देखिएगा कि ये कि क्या हो रहा है। सही है ना। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू, हमारे 20 की वैल्यू जाएगी हमारे पास एक, क्या ले जाएगी 1। सही है ना। अगर हम 21 को देखें, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स, if x is equal to 20 and y is equal to 25, then the statement will be related false or, तो x का वैल्यू है 20 और y की है 25, x इज ग्रेटर देन 25, नहीं ये नहीं है सही, तो इसको तो आप हटा दो पहली फुर्सत में। अब सेकंड है x इज लेस देन y, तो ये सही है क्योंकि x की वैल्यू 20 और y की 25 है, तो ये तो सही है। अब x थर्ड है, सॉरी, अब थर्ड हमारे पास है, ये वाली गलत, ये वाली सही है तो हमें गलत वाली देखनी है ना। तो थर्ड है हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू y, ये भी सही है लेकिन हमें गलत वाली को देखनी है, तो इसको भी हम हटा देंगे और हमारे पास वैल्यू हो जाए 21 का आंसर हो जाएगा 1 और 4, जो के है हमारे पास b, तो 21 का आंसर हो जाएगा b। सही है ना। तो ऐसे ही 22 का अगर हम देखें, तो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्विच स्टेटमेंट ओवर इफ स्टेटमेंट इज, तो स्विच स्टेटमेंट को अगर हम इस स्टेटमेंट के लिए यूज करें, तो उसका फायदा क्या होगा। उसका ये फायदा होता है कि ये इजियर टू डीबग होती है, यानी कि इसके अंदर हमें बहुत अच्छे से वो मिल जाते हैं, यानी कि एरर्स हम फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर अच्छे से, ये लिहाजा के इफ स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि जो स्विच स्टेटमेंट होती है उसके अंदर ज्यादा इतना कुछ यूज नहीं होता, केस और ब्रेक्स और प्रिंटफ ज्यादातर यूज होते हैं, फास्टर इन एग्जीक्यूशन होती है, और वर्क इन वेरिएबल कंडीशन नहीं, वर्क इन वेरिएबल कंडीशन नहीं करती, बल्कि फास्टर इन एग्जीक्यूशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी।
तो 23 का देखें, इन ऑर्डर टू राइट the condition that violates more than two condition return true on the right condition, the conditional structure used is. तो in order to write the condition that violates more than two conditions, अगर आप देखें तो इधर ही आपको आंसर मिल गया है, मोर देन टू कंडीशन लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, मोर देन टू कंडीशंस लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है अगर हम इफ के स्टैंडर्ड को देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, इफ एल्स की देखें तो टू कंडीशन होती हैं, इफ एल्स इफ को देखें तो मोर देन टू कंडीशन होती हैं, और स्विच को देखें तो उसके अंदर कंडीशन नहीं होती है, उसके अंदर हमें चॉइसेस गिवन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, और हमें रिटर्न कर देता है ट्रू वैल्यू इफ, जैसे कि इफ एल्स इफ जब राइट हो जाती है, सही है ना। तो हम 24 को देखें, कंसीडर द गिवन सी स्टेटमेंट इफ a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 एंड a मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, द स्टेटमेंट विल इवैल्यूएट एज ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज, ए की वैल्यू क्या होगी जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो इसका आंसर तो मेरे को दिख रहा है कि अगर आप डिवाइड करवा के देखना सिंपली, कि अगर हम 2 को डिवाइड करवा दें 5 से तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, अगर लेकिन अगर हम 3 को डिवाइड करें 10 से तो उसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट के अंदर उसका आंसर आएगा जो कि होगा 3.3333, सही है। और ऐसे 12 को करवाएं तो 12 को अगर हम डिवाइड करवाएं 2 से तो उसका आंसर भी हमारे पास 0 आएगा, और रिमाइंडर जो आता है यानी कि मॉड्यूल्स का मतलब मैंने ऊपर बताया था रिमाइंडर होता है, सही है ना। और 3 को डिवाइड करवाएं तो उसका भी आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। 14 को करवाएं तो 7 आएगा, और 14 को 3 से करवाएं तो उसका पॉइंट में आएगा, और वो आएगा हमारे पास 4.6666। मैं 666 इसलिए बोला क्योंकि ये कंटिन्यू है, 6 के वैल्यूज कंटिन्यू है, और हम 16 को करवाएं तो 16 को अगर हम 2 से करवाएं तो उसका आंसर आ जाएगा 8। वैसे ही अगर हम 16 को अगर हम 3 से करवाएं तो उसका आंसर आएगा हमारे पास पॉइंट है जो है 5.333 एंड सो ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर में मिल गया जो है 12। 25 को देखें तो हाउ मेनी टाइप ऑफ लूप्स आर देयर इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कितने टाइप का यू लूप्स होते हैं एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मेनली हमारे पास एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, और एक होता है डू व्हाइल लूप, यानी कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ लूप्स होते हैं जो कि हमने पढ़े भी हैं बुक के अंदर और सिलेबस में, तो होगा 3, यानी कि बी इसका आंसर। 26 को देखें, which one of the following four loop statement will do 9 repetitions, यानी कि ये बड़े मजे का लगता है कि कौन इसमें से कौन सा जो लूप है वो 9 रिपीटेशन करेगा, सही है ना। तो मैं इसका आपको करके दिखा देता हूँ कि कौन सा लूप करेगा। तो 4 को पहले स्टेटमेंट, पहले लूप को देखें, 4 i is equal to 1, i is greater than 9, i minus minus i, यानी कि अगर i की वैल्यू जो है वो 1 है और वो कंपेयर कर रहा है 9 से, यानी कि 9 से कंपेयर कर रहा है, यानी कि 9 तक 8 तक हमें बनानी है। अब 9 रिपीटेशन करने के लिए हमें दो चॉइस होती है हमारे पास मेनली, कि हम इक्वल टू 9 लिख दें, जैसे कि ग्रेटर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लिख दें, या फिर आई इज लेस देन और इक्वल टू 9 लिख दें, या फिर हम कोई भी ऐसी वैल्यू रख दें जो 9 से बड़ी हो, यानी कि फॉर सपोज एक नंबर बड़ी हो जो कि होती है 10, 10 की नंबर की वैल्यू रख देंगे तो वो हमारे पास वो करेगा 9 रिपीटिशन। तो आप जो फर्स्ट दो वाली है आप तो उनको हटा दो, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई भी नहीं है, क्योंकि 9 की वैल्यू है और हमारे पास वो भी नहीं गिवन, यानी कि इक्वल टू की साइन नहीं गिवन उसके साथ, तो इन दो वैल्यूज को तो आप हटा दो पहली फुर्सत में। अगर हम तीसरे को देखें, सी 4i is equal to 10, i is greater than 1 minus minus i, यानी कि i की वैल्यू 10 है और i की वैल्यू हमें 1 करनी है, तो वो माइनस माइनस i कर दे, तो ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये कर देगा प्रिंट आपका 10, उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर इक्वल टू की साइन नहीं लिखी है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 से 2 तक तो ये बनते हैं 9 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 22 का 26 का आंसर हो जाएगा सी। और सही टर्म 27 को देखें, कंसीडर द गिवन सी प्रोग्राम, तो हैश इंक्लूड्स ट्यूटर हैश इंट मैन इंटीजर n for n is equal to 10, n is greater than 1, n minus minus। अगर आप देखें तो मैं यही वो स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट गिवन है ये, बस इसके अंदर क्या है कि उधर आई, इसमें क्या है कि इधर माइनस माइनस आई था, उधर एन माइनस माइनस है।
तो मेरे ऊपर पता है कि पहले ये माइनस करेगा, फिर एन की आई की वैल्यू चेक करेगा, वैसे इधर ये पहले एन की वैल्यू चेक करेगा फिर माइनस करेगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो ऊपर जैसे मैंने था 10 9 5 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा डायरेक्टली डी। सही है। 28 को देखें, कंसीडर द गिवन सी प्रोग्राम द नम int man a is equal to 10 b is equal to 7 a is greater than minus minus b printf कराची a is equal to a minus 2 return 0। इधर अभी हमें while का लूप देखने है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि द नंबर ऑफ टाइम कराची विल बी प्रिंटेड अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज, यानी कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कितने टाइम कराची जो है वो प्रिंट होगा। तो इसके अंदर हम देखें कि एक ए और बी हम दो कॉलम बना लेते हैं। ए की वैल्यू अभी हमें इनिशियल वैल्यू है 10, तो ये हो गई फर्स्ट, सही है ना। और बी की वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमारे पास 7, तो ये हो गई 7, सही है ना। वैसे ही अगर हम दूसरी देखें तो अगर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास नीचे जाके डिक्रीज हो रही है, यानी मैं जितनी बार ये लिखता जाऊंगा यानी कि उतनी बार वो लूप घूमता जाएगा और उतनी बार वो कराची प्रिंट होता जाएगा, सही है ना। अब ए की वैल्यू अगर हम देखें तो वो नीचे जाके डिक्रीज हो रही है 2 से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 माइनस 2 8, सही है ना। उसी तरह हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल टू 7 में से 1 माइनस हो रहा है 7 माइनस 1 6। उसी तरह अगर 8 की वैल्यू ए की वैल्यू वापसी 2 से डिक्रीज हो रही है, ए इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6। और उसी तरह बी की वैल्यू बी इक्वल टू 6 माइनस 1 5। उसी तरह अगर ए की में से वापसी माइनस 2 होगा तो वो हो जाएगा 4, और बी में से माइनस 1 होगा तो वो हो जाएगा बी में से 5 की वैल्यू और होगा तो वो हो जाएगा 4 के इक्वल, सही है। अब इधर आगे कंडीशन जो थी हमारे पास, ये वाली जो कंडीशन थी हमारे पास, सॉरी 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 सॉरी, यानी जो कंडीशन थी हमारे पास ये हो गई है फॉल्स। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी टाइम ये रिपीट हुआ है, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, यानी कि 4 बार हमारे पास रिपीट हुआ है। तो 4 बार ही जो कराची है वो प्रिंट होगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। उसी तरह देखें 29 को, द स्टेटमेंट दैट कंट्रोल द प्रोग्राम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन इज नोन एज, यानी कि ऐसी वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि कंट्रोल करेगी प्रोग्राम को बिगिनिंग ऑफ द लूप से लेके नेक्स्ट इटरेशन तक, तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट वो है जो आपकी बिगिनिंग लूप के बिगिनिंग से लेके नेक्स्ट इटरेशन को चेक करती हुई चलती है कि नेक्स्ट इटरेशन यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपने गिवन होगी कोड में वो क्या है। अगर वो ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट आगे करेगी, वरना नहीं करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी। और अगर हम देखें नेक्स्ट, तो यूज द गिवन सी प्रोग्राम, यूज द गिवन प्रोग्राम टू आंसर क्वेश्चन 30 एंड 31। तो ये हमारे पास गिवन प्रोग्राम है, इसलिए हमें 20 और 31 का आंसर करना है। तो 30 देखें तो द आउटपुट ऑफ द दिस प्रोग्राम इज, यानी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है, हैश इंक्लूड्स root h int man int y is equal to 2 while y is equal to 2, यानी कि कंपेयर कर रहा है y की वैल्यू 2 से, तो y माइनस माइनस कर दे और printf कर दे y की वैल्यू और रिटर्न 0 कर दे। मैं मैंने आपको ऊपर बोला था कि एक आया था आर प्लस प्लस या कुछ आया था, इधर भी आर प्लस प्लस ही था printf में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। तो आप अगर आर प्लस प्लस लिखो आर लिखो तो उसकी वैल्यू वही प्रिंट करेगा जो उसकी बाद में वैल्यू हो गई है, यानी कि 2 थी इधर 1 हो गई, तो इसका आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। सिंपली आप ये कर दो 1, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि इधर माइनस माइनस है या वाई माइनस माइनस है वाई है, तो जो लेकिन चेंज हो गई तो चेंज हो गई है। अगर हम 31 को देखें, क्योंकि उसने कहा कि इस कोड को देते हैं हम 30 और 31 का आंसर करने, तो 31 को देखें, इफ द स्टेटमेंट while y is comparable to 2 is placed with y is equal to 10, then the number of time the body of while loop will repeated is, यानी क्या कह रहा है, अगर हम ये वाली जो स्टेटमेंट है जो मैंने हाईलाइट की है y is equal to 2 को अगर हम प्लेस कर दें y is equal to 10 से, तो वो बॉडी का लूप जो है वो कितनी बार रिपीट होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक भी बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू ही y की 2 दी हुई है, तो वो उसी को वैल्यू को चेक करेगा। अगर हम इधर 10 देते तब ये रिपीट होता, तब ये कोई परफॉर्म करता एक्शन, लेकिन
कुछ अगर y की वैल्यू ही ट्रू है तो इधर ये कंपेयर करेगा तो ट्रू नहीं होगी, तो ये 0 बार ही रिपीट करेगा कोड को। तो ये 31 का आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट हैव लीस्ट नंबर ऑफ इनपुट्स। अब इसमें से ये लॉजिक गेट है तो इसमें से लीस्ट नंबर ऑफ इनपुट किसका होगा। अगर हम देखें और गेट को तो और गेट के भी 2 इनपुट होते हैं, नॉट गेट का 1 इनपुट होता है, और एंड गेट के भी 2 इनपुट होते हैं, और नॉर एक्स नॉर को तो आप हटा दो, लेकिन आप नॉर को देखते हो तो नॉर गेट के भी 2 होते हैं। तो नॉट ही वो गेट है जिसके सबसे लीस्ट इनपुट होते हैं, तो वो होगा नॉट का 32 का बी। अगर हम दूसरी देखें 33 और 34 को तो ये दे रहा है यूज द गिवन इमेज ऑफ लॉजिक सर्किट टू आंसर क्वेश्चन 33 एंड 34। यानी कि एक बोलन पिक्चर हमें दी हुई है, उसके हिसाब से हमें 23 और 34 का आंसर करना है। सही है ना। तो अगर हम देखें इस इमेज को तो ये हमें बोल रहा है कि कौन द बोलेन फंक्शन आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज, यानी कि इस बोलेन फंक्शन यानी कि बोलेन सर्किट लॉजिक सर्किट डायग्राम दिए, इसका आउटपुट क्या होगा, यानी कि ये जो Q की वैल्यू हमें गिवन है ये किसके इक्वल होगी, सिंपली ये पूछ रहा है। तो अगर आप इधर आपको छोटे से देखें तो इधर हमें ये डॉट से दिखेगा, ये डॉट होता है नॉट गेट का। सही है, नॉट के लिए यूज होता है ये। सही है ना। अब मैं आपको गेट्स के इधर लिखवा देता हूँ ये कौन कौन से गेट्स हैं। अगर हम ए बी को देखें ये है और गेट, नहीं नॉर गेट है ये, सॉरी, क्योंकि आगे एक छोटा सा सर्किल लगा है, यानी कि नॉर गेट है। सही है ना। और इधर ये हम ये डी टाइप यानी डी टाइप जो होता है प्रोटेक्टर टाइप, अगर उसको देखें तो ये है हमारे पास एंड गेट। और अगर हम ये वाले गेट को देखें ये है हमारे पास और गेट, क्योंकि इसका आगे एक छोटा सा डॉट नहीं लगा हुआ जो कि हमारे पास इस बी ए बी वाले में लगा हुआ है। सही है ना। तो अगर हम देखें तो एंड गेट में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है और गेट में हमारे पास प्लस एडिशन होती है। वो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ए बी वाला जो है वो नॉर गेट है, तो नॉर गेट के ऊपर एक लाइन से आ जाती है। तो इधर हम देख लें सिंपली कि कौन सा वो गेट है जिसके ऊपर ए बी के अंदर प्लस से एक के अंदर एडिशन हो रही है, उसके ऊपर एक लाइन है। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और लाइन भी नहीं है। बी को देखें तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेकिन उसके ऊपर लाइन भी है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि हमारे पास एडिशन वाला चाहिए। और अगर हम डी को देखें तो उसके अंदर एडिशन हो रही है लेकिन उसके ऊपर लाइन नहीं है। लेकिन हम सी को देखें तो उसके अंदर एडिशन भी हो रही है और ऊपर लाइन भी है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम वैसे भी बी सी को देखें तो उसके अंदर एंड है, एंड का काम होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इधर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ए के अंदर भी बी सी थी जो कि मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, और सी के अंदर भी वही है। तो आप मेनली उसको चेक करो जो कि सब में कॉमन नहीं हो। ठीक है ना। तो अगर हम 34 को देखें तो द आउटपुट ऑफ द वैल्यू q इज इक्वल टू 1 देन द इनपुट वैल्यूज ऑफ द लॉजिक सर्किट आर, यानी कि जो q इस ये जो है ये q की वैल्यू है, इसका जो ये जो q की वैल्यू है ये हो जाए 1 के इक्वल। तो बाकी की जो हमारे पास हमें क्या वैल्यूज गिवन इनपुट करनी होगी जो कि q की वैल्यू 1 होगी। तो मैंने जैसे कि इधर फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने इन लोगों ने जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर इसी को फॉलो करते हुए चलें तो हम इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। कि अगर हम एक के अंदर, मैं इधर आपको एक सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ कि एक की वैल्यू अगर हम 0 रखें, सही है ना, 0 रखी और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, पहली वैल्यू 1, 0 प्लस 1, सही है ना, और प्लस बी इंटू सी, बी की क्या है 1, सी की क्या है 0, बी इंटू सी 0, तो 1 प्लस 0। ओ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सही है ना। तो अगर हम देखें ए की वैल्यू 0 है, बी की 1 है और सी की 0 है, ए प्लस बी करते हैं 1 और उसका इन्वर्स करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 0, और बी इंटू सी करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, लेकिन हमें क्यू की 1 चाहिए तो ये नहीं आ रही। तो अगर हम बी की सी की देखें तो ए इजकल टू 1, बी इजकल टू 0, सी इजकल टू 1, ए इजकल टू 1 और बी इजकल टू 0 करेंगे ए, तो ये हो जाएगा ए 1 इंटू 0, 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, लेकिन उसका इन्वर्स हो जाएगा तो हो जाएगा 0, और 0 1 जा 0, तो ये सी भी नहीं होगा डी, डी 1 प्लस 1
1 के इक्वल होगा, उसका इनवर्स हो जाएगा 0, और सी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 प्लस 0 0, और बी को देखें तो ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1। अगर हम ए और बी को प्लस करेंगे तो उसका आंसर है बी, इसका आंसर आएगा 1, और उसको इन्वर्स कर देंगे तो आ जाएगा 0, लेकिन हम वैसे ही और बी और सी को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1, और बी सी और ए बी इन्वर्स वैल्यू को प्लस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सही है ना। मैं तो आपको एक बार ये जो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट है वो आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि जब हमारे पास ए की वैल्यू 0 गिवन है, बी की वैल्यू 1 गिवन है, और हमारे पास गिवन है कि प्लस कर दो इसके अंदर बी और सी की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू भी हमारे पास है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस 1 1। लेकिन हम इसका मैं इसके आगे वाली साइन तो नहीं लग सकती, तो मैं इसका आगे आगे पीछे ये वाली साइन लगा देता हूँ, यानी कि इसका मतलब इनवर्स के इक्वल है। और अगर हम प्लस की कर दें प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, और अगर हम 1 का इन्वर्स कर दें तो 0 के इक्वल हो जाएगा, और 0 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सही ना। तो इतना सा था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया, सिर्फ इस फॉर्मूले को देख के आपने सॉल्व करना, ज्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है। या अगर हमारे पास एक्सेल के क्वेश्चन आंसर, तो एक्सेल के अंदर बहुत ही आसान है, और इसके अंदर सिर्फ 4 इस दफा 2024 में सिर्फ 4 ही एमसीक्यूज आएंगे एक्सेल में से। तो अगर देखें हम तो ये बोल रहा है यूज एक्सेल शीट टू का आंसर क्वेश्चन 35 36 और 37, यानी कि इस एक्सेल शीट को देखते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 35 36 और 37 को आंसर करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला दैट शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक को देखें, अगर हम फ्रैंक को देखें तो फ्रैंक बैठा हुआ है 7 नंबर पे, ये देखें ये फ्रैंक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये फ्रैंक की लाइन है। सही है ना, ये फ्रैंक की लाइन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो बहुत से बच्चे एवरेज का नाम सुन के एवीजी की तरफ चले जाएंगे, नहीं, लेकिन एवीजी की तरफ आपने नहीं जाना। एवरेज का फॉर्मूला है, लेकिन इसके अंदर हमें एवरेज फाइंड करनी होती है, यानी कि जितने एवरेज होती है मीन वैल्यू, जैसे कि मैथ में आपने मीन पढ़ा होगा इस बार, तो उसी तरह ही एवरेज होती है, एवरेज को ही हम मीन कहते हैं। सही है। तो अगर हम इसका आंसर सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा इक्वल टू सम B7 टू E7। अब B7 इधर बच्चों ने इधर देखें, मैं आपको इधर सही आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि एबीजी वाले तो आप पहले फुर्सत में ही कट कर दो, क्योंकि इसका ये एबीजी वाले तो आप पहले फुर्सत में ही कट कर दो। सही है ना, ये कट कर दिया आपने। अब बचे कौन से सी और डी। तो इसके अंदर मैं आपको एक कॉमन सी चीज बताता हूँ। अब हमें फ्रैंक के टेस्ट स्कोर के मार्क्स से करने हैं, जो कि है टेस्ट 1 के टेस्ट 4 तक, B7 से लेके E7 तक। सही है ना। अब इसमें कॉमन सी चीज देखो, आपको बहुत से बच्चों को स्कूल में पढ़ाया होगा, ये चीज तो लाजमी पढ़ाई होगी कि ये देखें, ये जो है B7 से लेके कोलन की साइन है और E7 है, इसका मतलब होता है B7 से लेके E7 तक। और उसी तरह ये जो सम B7 स्लैश E7 ऊपर जो वो है डैश E7, ये होता है B7 और E7, यानी कि से नहीं, ये सिर्फ B7 और E7 को सिलेक्ट करेगा, जबकि जो कोलन की साइन होगी वो सिलेक्ट करेगी B7 से लेके वो सिलेक्ट करेगी C7 D7 E7। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। तो 36 द formula that should be used to calculate the number of students who scored more than 80 marks in test number 2 is, टेस्ट नंबर 2 में किन बच्चों ने मोर देन 80 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मैं हाईलाइट का चेंज करके बताता हूँ। अगर हम टेस्ट देखें, टेस्ट नंबर 2 हमारे पास है ये वाला है हमारे पास टेस्ट नंबर 2, जिसको मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो इसके अंदर हमें देखना है कि किन बच्चों ने मोर देन 80% 80 स्कोर किया है। तो अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ना काउंट कर देते हैं, काउंट 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 नजर आ रहा है, अब बच्चे देखते हैं कि काउंट
काउंट का क्या यूज है? काउंट यूज करता है कि काउंट नंबर, ये जितनी भी रोज होंगी ना इनको काउंट करके ये आपको बता देगा, रोज और कॉलम्स को काउंट करके बता देगा, यानी कि रोज और नंबर, रोज और कॉलम में जितने भी नंबर को काउंट करके बताएगा। तो आप काउंट वाले को तो करो, देखो ही मत। और मैं आपको इधर एक चीज बताता हूँ, उसने कहा है, उसने एक सिंपल सी चीज का है, who scored more than 80, सही है ना, मार्क्स इन टेस्ट नंबर 2, उसने एक सिंपल सी चीज कहते ना, कोई टफ नहीं कहा, सही है ना। तो मैं इधर आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मोर देन 80, मोर देन की साइन क्या होती है? जिसकी साइन इंग्लिश की, जिसका मुझे इंग्लिश की तरफ हो, तो आप सिंपली जो मोर देन की साइन नहीं है आप उनको तो हटा दो, यानी कि जैसे कि फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर मोर देन की साइन नहीं है बल्कि लेस देन की साइन है, और उसी तरह ये जो सी वाला है ये भी है लेस देन की साइन, तो इसको भी आप हटा दो। तो हमारे पास बच जाता है अब बी और डी। तो अगर हम बी को देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्यों रहा है काउंट, तो काउंट वाले को तो हटा दो, काउंट वाले को आप हटा दो। अब इधर आ रहा है हमारे पास काउंट इफ सी टू सी 9 ग्रेटर देन 80, सही है ना, ग्रेटर देन 80। अब पूछे हैं लोग, अब बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा काउंट इफ क्या है। तो काउंट इफ यूज होता है किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। उसने कहा, जैसे किसने कहा कि मोर देन 80, तो ये कंडीशन को चेक करेगा कि जो जिसके मार्क्स मोर देन 80 हो गए सिर्फ उसी के ये काउंट करेगा, बाकी के मार्क्स काउंट नहीं करेगा। ये होती है कंडीशन, जैसे कि हम यूज करते हैं इफ की कंडीशन सी लैंग्वेज में, जैसे कि हम इफ एल्स ये वाली कंडीशंस यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ पर काउंट इफ की स्टेटमेंट यूज होती है किसी भी स्टेटमेंट की कंडीशन, किसी भी मार्क्स कंडीशन, किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। 37 को देखें, द फॉर्मूला दैट शुड बी यूज्ड टू फाइंड हाईएस्ट मार्क्स इन टेस्ट नंबर 4 इज, टेस्ट नंबर 4 के अंदर हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए हैं उसको चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। टेस्ट नंबर 4 ये है जिसको मैंने अभी ब्लू से हाईलाइट किया है, ये है हमारे पास टेस्ट नंबर 4। तो सही है ना। अब इसके अंदर किसने सबसे ज्यादा हाई मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए हैं, तो अगर हम टेस्ट नंबर 4 के हम देखें एड्रेसेस को, तो टेस्ट नंबर 4 के एड्रेस है E2 से लेके E9 तक, E2 से लेके E9 तक, E2 से लेके E9, याद रखना E2 से लेके E9, तो E2 से लेके E8 है फर्स्ट ऑप्शन, इसको तो आप कट कर दो सिंपली। अब दूसरा देखो E2 से E9 रहने दो, तीसरा D2 से D9 कट कर दो, D तो हमारा है ही नहीं, उसने तो टेस्ट नंबर 4 में जो के E पे, तो इसको तो आप सिंपली कट कर दो। अब हमारे पास है दो ऑप्शन, इजिकल टू मैक्स E2 से लेके E9 और D इजिकल टू मैक्सिमम E2 से लेके E9। अब बहुत से बोलेंगे कि सर ये दोनों आंसर है, दोनों सेम है, दोनों यूज है, नहीं, क्योंकि सिर्फ इजिकल टू मैक्स E2 से लेके E9 ये जो है स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। और बहुत से बचेंगे नहीं नहीं ये मैक्सिमम भी है, भले हम एक्सेल पे जाके चेक कर लो, मैक्सिमम स्टेटमेंट को चेक कर ले, ये वो एक्सेल जो है वो एरर दे देगा, सही है ना। जब क्या मैक्स वाली स्टेटमेंट को चेक करोगे तो वो आपको उसका रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा, जबकि मैक्सिमम वाला जो आप पूरी मैक्सिमम डिस्प्ले करोगे तो वो आपको देगा एक एरर। तो ये जो स्टेटमेंट है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट, तो सिंपली इसको भी आप हटा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 37 का बी। 38 को देखें, द गिवन इमेज ऑफ चार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये देखो सिंपली सी, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। देखो लाइंस बनी हुई है, बार चार्ट, बार चार्ट में हमारे पास कौन से कॉलम बने होते हैं, पाई चार्ट, पाई चार्ट में हमें एक पाई गिवन होता है, लाइन चार्ट में हमारे पास लाइंस होती हैं, जैसे कि ये लाइन गिवन है ना तो यही है लाइन चार्ट। कॉलम चार्ट में भी हमें एक कॉलम्स गिवन होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी लाइन चार्ट। सिंपली देख के देखो लाइन बनी हुई है, लाइंस, ये लाइंस बनी है, ये लाइंस बनी हुई है, ऊपर नीचे आगे पीछे लाइंस बनी हुई है, कोई इतना मुश्किल सा काम नहीं है ये, देखते ही आंसर लो, लाइन चार्ट 38 का सी। 39 का, which of the following authentication methodologies is depicted in the given picture, गिवन पिक्चर में कौन सी ऑथेंटिकेशन मेथोलॉजीज है। अब इसमें कंफ्यूज करने वाली चीज है जो आपको करेगी कंफ्यूज,
सही है ना, क्योंकि अगर मैं इधर हाईलाइट करके दिखाऊं ग्रीन से, जबकि ग्रीन तो काम ही नहीं कर रहा, मैं आपको मार्कर से ही हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसकी थिकनेस कम करके, कि अगर आप ये देखें तो यहाँ पर हमें एक नम पैड गिवन है, यानी कि नम पैड, और इधर ही हमें बायोमेट्रिक गिवन है। तो बहुत से बच्चे नम बायोमेट्रिक को नहीं देखते, जबकि नम पैड को देख के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन को टिक कर देंगे, जबकि उसने कहा यू गिवन पिक्चर के अंदर कौन सी ऑथेंटिसिटी मेथोडोलॉजी इज डिपिक्टेड, यानी कि यूज हो रही है। तो यूज कौन सी हो रही है, एक ये जो है बायोमेट्रिक यूज हो रही है, जबकि हमारे पास इसके अंदर पिन भी गई ना, लेकिन बायोमेट्रिक यूज हो रही है, तो हम कौन सी करेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे। तो बायोमेट्रिक्स का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 39 का डी, और 40 का द पॉपअप ब्लॉक ऑप्शन इन वेब ब्राउजर हेल्प्स कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंड, अब सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको सामने आंसर मिल रहा है। पॉपअप ब्लॉक है, एक तो आपको हिंट मिल गई पॉपअप ब्लॉक की, और दूसरी हिंट मिल गया आपको वेब ब्राउजर। इसमें आप देख रहे हो कि कौन सा है जो वेब ब्राउजर पॉपअप ब्लॉक दोनों में आता है। वायरस एक पॉपअप ब्लॉक नहीं करता, वो मैं पॉपअप ब्लॉक नहीं करता, ना कि वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर से तो आता है लेकिन पॉपअप ब्लॉक नहीं करता, और स्पाईवेयर भी नहीं करता। जबकि एक हार्डवेयर है एडवेयर, जो कि एक पॉपअप ब्लॉक यानी कि एड के तौर पर आपके सिस्टम एक वायरस, एक वॉर्म, एक ट्रोजन हॉर्स टाइप का कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करेगा। वेब ब्राउजर के ऊपर एक पॉपअप ब्लॉक यानी कि एड का ऑप्शन आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का सी। तो इसी के साथ हमारी ये वाली जो वीडियो है खत्म होती है। होप्स आपको ये वाला पेपर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि घंटा लग जाता है हमें, गला भी सूख जाता है यार, सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज।